हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि चैप्टर सेकंड चल रहा था क्लास 9 का, ईच मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उसमें हमने पढ़ लिया था कि मैटर कितने प्रकार का होता है, प्योर, इम्प्योर। उसके बाद उसकी टाइप्स होती हैं, जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में अलग से फिर मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर की तीन टाइप होती हैं, कोलाइडल, सस्पेंशन या हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस। ठीक है, वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें आगे और चीजें पढ़ेंगे कि और जो सॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एलॉय वगैरह पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद जो सब्सटेंस होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटियां एडिड होती हैं उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, अलग अलग कैसे, कौन कौन सी जो मेथड्स अपनाए जाएंगे उनके बारे में भी स्टडी करना है। तो शुरू करता हूँ, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Colloidal solutions are two types। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक तो डिस्पर्स फेज और सेकंड होगा डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर स्मॉल पोर्शंस पाए जाएंगे। ठीक है, यानी डिस्पर्स फेज में क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे वो बहुत कम मात्रा के अंदर पाए जाएंगे, स्मॉल प्रोपोर्शंस, स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिमेंट फाउंड। उसके अंदर बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स पाए जाएंगे, बहुत कम, नाक के बराबर मात्रा के अंदर। डिस्पर्स मीडियम के अंदर क्या होगा, लार्ज प्रोपोर्शन वहां पे पाए जाएंगे, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट फाउंड हियर, यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, अब जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो दो चीजें और पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट जो होगा आपका वो दिए गए टेम्परेचर के ऊपर कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितनी मात्रा के अंदर उसके अंदर ऐड हो रहा है, जितना टेम्परेचर हमें दे रखा है उसके अंदर। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि कम से कम कितना ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, उसमें कम होगा अनसैचुरेटेड के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर आपका जो सॉल्यूशन ऐड होगा वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा। देखते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड देखते हैं पहले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ solute dissolved in solution at the given temperature। ठीक है, जितना टेम्परेचर आपको दिया गया होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे, उसमें डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशंस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर, यानी लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट dissolved in solution at given temperature। दिए हुए तापमान के ऊपर बहुत कम मात्रा के अंदर जो सॉल्यूट होंगे वो डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशंस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूट के आधार पर भी जो सॉल्यूशन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक तो एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि उसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है, पानी ऐड कर रखा है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन।
और नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या होगा, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। Solution are two types. Aqueous solution जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। The solution in which water is added या प्रेजेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होगा या उसको ऐड किया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। नॉन एक्वस के अंदर क्या होगा, जिसमें पानी प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। द सॉल्यूशन इन विच वाटर नॉट प्रेजेंट, वो क्या कर जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थी, वो जो हमने कर ली है। इसके बाद जो सेपरेटिंग मेथड्स होंगे, किसी भी मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम अलग कैसे करेंगे, वो मेथड्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। Methods used for separate substance from a mixture। एक मिक्सचर से कौन कौन से तो तरीके होंगे जिससे जो सब्सटेंस उसमें ऐड है उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बेसिक तरीके होते हैं, एक तो अपना सिंपल मेथड होगा और सेकंड कुछ टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स वहां पे यूज की जाएंगी। तो सिंपल मेथड के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो हैंड पिकिंग हो गया, वीविंग हो गया या फिर विनोइंग हो गया। ठीक है, हैंड पिकिंग जैसे मान लो कोई अनाज वगैरह दे रखा है आपको, तो उसके अंदर हस्क वगैरह है, कोई डंठल वगैरह प्रेजेंट है, उपस्थित है उसके अंदर, तो हम हाथ के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको हम बोलेंगे हैंड पिकिंग। सीविंग छानना हो गया। ठीक है, और विनोइंग यानी हवा के द्वारा जो लाइट पार्टिकल होंगे वो दूर चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल है वो वहीं पे गिर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम विनोइंग मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड के अंदर तो ये एक दिया होंगी, हैंड पिकिंग, वीविंग, विनोइंग। ठीक है, ये तीन मेथड्स यहाँ पे अपनाए जाएंगे। और इसके अंदर जो टेक्निक्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं एक बार। जैसे इवेपोरेशन हो गया, जो हम चैप्टर के फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन हो गया, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेटिंग, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये सभी जो टेक्निक्स होंगी वो कैसी होगी, कुछ मतलब इनके अंदर अलग विधियां अपनाई जाएंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ साइंस का यूज यहाँ पे होगा,
इवापोरेशन के अंदर, सब्लिमेशन के अंदर डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेटिंग, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। अब बारी बारी से कई बार देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगा इनके अंदर। फर्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन आप पढ़ चुके हो, पहले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया गया है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेंगे तो साथ वाली जो पूरी लेयर होगी पूरी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और हीट होकर के क्या हो जाएगा, वो इवापोरेशन हो जाएगा, उसको हवा के अंदर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो हो गया इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन के द्वारा होता क्या है कि जैसे मान लो साल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है, पानी से नमक को अलग करना है तो इवापोरेशन मेथड वहां पे अपनाया जाएगा। सेकंड जो टेक्निक थी हमारे पास डिकैंटेशन, डिकैंटेशन, ठीक है, और फोर फ्यूनल, यानी एक प्रकार का बीकर होता है फ्यूनल, जिसके अंदर जो मेटेरियल्स डाले जाते हैं उसमें से अलग मेटेरियल को अलग निकाल दिया जाएगा और जो डाला गया है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो डिकैंटेशन के अंदर होता क्या है कि मान लो अपने पास दो लिक्विड है, ठीक है, और दो ही कांच की बोतल है। अब कांच की बोतल में एक कंटेनर के अंदर जो लिक्विड ले रखा है हमने उसको दूसरे वाली बोतल के अंदर धीरे धीरे डालेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, तो जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो आपके अलग रह जाएंगे और लिक्विड पार्टिकल आपका बोतल के अंदर अलग इकट्ठा हो जाएगा, कंटेनर के अंदर अलग इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन मेथड लिखेंगे। इन दिस प्रोसेस a liquid pour into a glass container to another container. By gently या gradually, ठीक है, धीरे धीरे उसको ऐड करना है। धीरे धीरे ऐड करेंगे क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट solid particles are removed and liquid particles are separated। ठीक है, तो इसके द्वारा कौन सी विधियों का यूज किया जाएगा, जैसे मान लो पानी के अंदर आपने तेल ऐड कर रखा है, ऑयल ऐड कर रखा है, तो उस ऑयल को पानी से ऐड की विधि के द्वारा किया जाएगा, डिकैंटेशन मेथड्स के द्वारा। ऑयल फ्रॉम वाटर या फिर और भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे वो सभी किसके द्वारा यूज किए जाएंगे, डिकैंटेशन मेथड्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है प्रोसेस अपने पास क्रोमेटोग्राफी। मान लो क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा कि इसमें क्रोमेटोग्राफी जहां भी आपको अगर सुनने को मिल जाए उसका मतलब ये है कि कलर का जिक्र वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कलर को अलग करना पड़ेगा। और कलर को अलग कैसे करेंगे कि जो मिक्सचर अपने पास दिया हुआ होगा तो उसको हम किसी ऐसे सॉलिड के अंदर से, ऐसे किसी लिक्विड के अंदर से गुजारेंगे कि जो उसका कलर होगा वो अपने आप क्या होता चला जाएगा, अलग होता चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और जो चीज हम गेन करना चाह रहे हैं वो हमें अलग किसी कंटेनर के अंदर या किसी अन्य किसी ट्यूब्स के अंदर प्राप्त हो जाएगी, गेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा, व्हेन फ्रॉम ए मिक्सचर
are passed through a liquid and the impurity are also passed away with this liquid and we get कलर या जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना है वहां से हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो मिक्सचर रखे कोई अपने पास, उस मिक्सचर को किसी ऐसे लिक्विड के अंदर से निकालना पड़ेगा। जैसे लिक्विड के अंदर से निकालेंगे तो जो कलर वगैरह हमें प्राप्त करना है वो सब अलग हो जाएगा और बाकी जो इम्प्योरिटी वगैरह होंगी वो उस लिक्विड के साथ बह के चली जाएंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ होगा कि सेपरेट द कलर फ्रॉम ए फ्लोर पेटल्स, फ्लोर पेटल्स के द्वारा जो कलर ऐड होंगे उसको हम कलर को ऐड कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसी विधि के द्वारा। एग्जांपल, सेपरेटिंग कलर्स फ्रॉम फ्लोर पेटल्स, फ्लोर पेटल्स से कलर को अलग करना, कौन सी विधि के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस अलग किए जाएंगे उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि शेप, साइज, ठीक है, उनकी डेंसिटी या फिर उनकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग किए जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ठीक है, तो द सब्सटेंस या the method in which particles are separated according to their shape, size, density और एक स्पीड, इसके आधार पर हम उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का अलग करना इसी विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। दूसरा सैंड फ्रॉम वाटर, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होगा। ठीक है, या मड वाटर जो होगा वो सभी इसी के द्वारा होगा। ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर होगा क्या कि इसमें जो पार्टिकल्स अलग किए जाएंगे उनको हम या तो उनकी शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, डेंसिटी यानी घनत्व हो, ठीक है, डेंसिटी मतलब लाइट एलिमेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो हैवी एलिमेंट होगा वो नीचे रह जाएगा। तो ऊपर आते हैं उसको क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। उनकी स्पीड के आधार पर, स्पीड से जैसे मान लो कोई हल्का पार्टिकल वो जल्दी चला जाएगा और भारी पार्टिकल पीछे रह जाएगा, तो हम उस प्रोसेस के बाद उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के अंदर क्या होगा कि इसमें जब किसी मिक्सचर में से किसी पार्टिकल्स को अलग करेंगे तो वो जो मेथड होगा उसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार अपने आप वो अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा क्या करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट उसको पहले गर्म करेंगे, गर्म करके देंगे, जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो अपने आप उबलना स्टार्ट कर देगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, और बॉईल करना स्टार्ट कर देगा तो अपने आप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, इन दिस मेथड
substance are removed according to their boiling point, जैसे अल्कोहल, फर्मेंटेशन के द्वारा जो अल्कोहल बाहर निकाली जाती है वो किससे होती है? बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हो गया, 5 नंबर पे जो है अपनी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जैसे मैग्नेट का मतलब चुंबक, और मैग्नेट कहाँ काम करेगा? जहां पे कोई ना कोई आयरन ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे मान लो मिट्टी के अंदर कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको हमें मिट्टी से अलग करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? मैग्नेट का। ठीक है, तो मैग्नेट के द्वारा उसको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मैग्नेट इज यूज्ड to separate magnetic material from a mixture। एग्जाम्पल क्या होगा? आयरन नेल्स removed by magnet from sand। मिट्टी से लोहे की जो कीलें होती हैं उसको मान लो अलग करना है, तो इसके द्वारा अलग करेंगे? मैग्नेट के द्वारा। तो ये हमारी क्या की कुछ विधियां थी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मिक्सचर होगा उसमें से किसी सब्सटेंस को अलग करना होगा, तो ये मेथड्स अपनाए जाएंगे वहां पे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसका, तो एलॉय बच रहा है। ठीक है, एलॉय के साथ साथ एक फिजिकल और उसका केमिकल प्रोसेस बच रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी सॉल्यूशन का कोई फिजिकल या केमिकल चेंज क्या होगा? कि फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई भी नया फॉर्मेशन, कोई भी नई कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, केवल उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, बाकी प्रोडक्ट को वैसा का वैसा ही रहना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा कि केमिकल के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले कि केमिकल के अंदर जैसे मान लो 2 केमिकल्स को हमने ऐड किए, तो तीसरी नई फॉर्मेशन वहां पे होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। इसी केमिकल चेंज के अंदर पढ़ना है हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन होती क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि एक सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं उसके अंदर, वो उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। लिखेंगे डेफिनेशन के अंदर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट in the given mass या वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हुआ?
ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को डिवाइडेड करने के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मिलेगी। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है कंसंट्रेशन बाय मास और एक होती है कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन आर टू टाइप्स, मास बाय मास परसेंटेज और सेकंड होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा, यानी कि इसके अंदर दोनों क्या दिए हुए होंगे, मास दिए हुए होंगे। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का दाग दिख रहा है, क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होगा। मास बाय वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम कर देना है, मास बाय मास में दोनों जगह पे क्या रहेंगे, मास रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 होके दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन था किसके अंदर, केमिकल चेंज के अंदर। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एलॉय, वो देख लेते हैं। एलॉय, एलॉय का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो होंगी उसकी मेटल वाली होगी। ठीक है, एक मेटल भी उसके अंदर ऐड होगी और उसके साथ में कोई ना कोई केमिकल जो होगा वो कंपोज किया जाएगा, टू या मोर केमिकल या एक केमिकल उस मेटल के साथ क्या किया जाएगा, कंपोज किया जाएगा। तो जो फॉर्मेशन हमें होगी वो क्या होगी, एलॉय की होगी। ठीक है, दे शो द मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे इन विच वन मेटल, इन विच एटलीस्ट वन मेटल, कम से कम एक मेटल तो होगी कंडीशन कंपल्सरी है, इन विच एटलीस्ट वन मेटल इज कंपोज्ड बाय टू और मोर केमिकल्स, the formation is called alloy. प्रॉपर्टी सारी कौन सी होगी, मेटल वाली, लेकिन मेटल के साथ साथ क्या मिला जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड किए जाएंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। एलॉय का यूज कहां पे होता है कि एक तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम एलॉय है, तो उसका यूज हम कहां पे करेंगे, जो ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह होते हैं उसके अंदर ये क्या काम करते हैं, एलॉय यूज क्यों किया जाता है, तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो शार्पनेस होती है या मान लो उसकी जो रिजिडिटी वगैरह होती है, रिजिडिटी के साथ में जैसे मान लो रेजिस्टेंस हो गया उसका, और रेजिस्टेंस के साथ साथ कोरोजन वगैरह से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय एग्जांपल लिख लेंगे,
used to produce automobile engine उसके बाद में कॉपर एलॉय are used to use in electrical equipments। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर यूज किया जाएगा तो काम क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस वगैरह उसको कम कर देंगे। दूसरा क्या होगा, उसका जो शार्पनिंग वगैरह होगी मेटल की उसको कम कर देंगे और रिजिडिटी यानी कठोरता बढ़ा देंगे। दूसरा उसको कोरोजन से बचा लेंगे। ठीक है, टू सेव फ्रॉम कोरोजन रेजिस्टेंस एक्सेट्रा और भी चीजें होंगी इसके अंदर सारी। ठीक है, अब एक ब्राउनियन मूवमेंट है इसी के अंदर। ब्राउनियन मूवमेंट होगा क्या कि जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर जिग जैग मोशंस के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, जिग जैग मतलब टेढ़े मेढ़े लाइक ए स्नैक। तो जो पार्टिकल जिग जैग मोशन में चल रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। नोट कर लेंगे, इससे छोटी सी डेफिनेशन है। Brownian movement, the particle of a solution travel a zigzag motion in all directions are called Brownian movement।